औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 25 है और चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 25 C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और चैप्टर 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ। और चैप्टर 4 के अंदर जो है कल हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड्स जो हैं उनको डिस्कस किया था, बल्कि हमने प्रूव भी करके देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। हाँ, हमने जो वैल्यूज़ वहाँ पर वर्क डन की निकाली वो डिफरेंट पास लिए और डिफरेंट पास के ऊपर जब हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली तो वो सब के लिए हमारे पास सेम ही वैल्यू निकली। इसके अलावा कल हमने जो है वो वेरिएबल फोर्स जो है उसको भी डिस्कस जो है वो किया था। अच्छा, अब हमने कल एक वो टाइम हो गया था तो फिर एक चीज़ रह गई थी कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ। वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ। तो सपोज करें कि अगर हमारे पास एक क्लोज पाथ है ABCA, ठीक है, ABCA यानी कि ABCA ये एक क्लोज पाथ है हमारे पास। तो इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास इस क्लोज पाथ के अंदर कितने वर्क डन बनेंगे। WA बल्कि अगर इसको हम चलिए कह देते हैं ABCA ये तीन पाथ जो हैं ये हमारे पास बन रहे हैं। एक पाथ हमारे पास इस तरफ बनेगा A to C, C to B और B to A, ठीक है। अब आप देखें कि A to C जो है यहाँ पर ग्रेविटी ये होगी mg, ठीक है। C से B ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ जो है वो होगी। और B to A में भी ग्रेविटी हमारे पास नीचे की तरफ होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि W A to C प्लस WC to B प्लस WB to A, ठीक है। तो पहले WA to C देखें तो FD cos of θ1 प्लस इसको कह लें F1 D1 F2 D2 cos θ2 प्लस F3 D3 cos θ3। ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब इस तरफ ये A to C आप देखें तो F1 D1 यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। तो ये तो हमारे पास F1 D1 0 होगा क्योंकि सॉरी ये हमारे पास जो है ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि θ1 चूँकि 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें आप प्लस F2 D2 cos θ। अब ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, ठीक है। ये ऊपर और ये नीचे, तो इसमें θ2 हमारे पास 180 डिग्री के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें θ3 में देखें ये भी नीचे की तरफ है और ये जो पाथ
कवर कर रहा है बी से ए, ये भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो θ3 हमारे पास 0 डिग्री के बराबर है। तो cos θ2 तो हमारे पास होगा -1 और cos θ3 होगा हमारे पास 1। cos 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है और cos 0 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 180 डिग्री और प्लस f3d3 cos 0 डिग्री। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब ये वाली टर्म तो होगी 0, ठीक है। और पीछे हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा W ABCA इज इक्वल टू F2D2। F2 कितना है mg, ठीक है। और D2 हमारे पास हाइट है जो h और cos 180 डिग्री -1 प्लस F3 mg और D3h और cos 0 डिग्री 1। तो WABCA माइनस mgh प्लस mgh, तो ये कट गया। तो WABCA इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ग्रेविटी है या जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ये हमने प्रूव करके जो है वो दिखा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा कल रह गया था। अच्छा, मैंने आपको कल कंजर्वेटिव फील्ड जो है उसकी डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा फील्ड के जो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो या ऐसा फील्ड के जिसमें वर्क डन अलोंग द क्लास पाथ जो है वो 0 हो तो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। और जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारे जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स के जो ऑब्जेक्ट मूव करे अगर एक रफ सरफेस पर तो 2 पॉइंट्स के अलोंग डिफरेंट पाथ्स पर वर्क डन जो है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स सर्टनली डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। यानी कि ऐसी फोर्स के जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, यानी कि पाथ फॉलोड के ऊपर जो डिपेंड करे, उस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। और वो फोर्स कौन सी है जो पाथ पे डिपेंड करती है? वो फोर्स है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास फ्रिक्शन। ठीक है, द फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव force because it depends upon the initial and the final points of the path. So it is a path dependent force. तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है कि जिसमें ऐसी फोर्स एक्ट करे कि जो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट हो, पाथ से इंडिपेंडेंट ना हो। देखिए ना, अगर एक जगह पर फ्रिक्शन है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तक वो जो फ्रिक्शन है उसके अंदर वेरिएशन आएगी। ठीक है, इसलिए
हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये जो वर्क डन हो रहा है इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। ये जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ये पाथ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक होगी बात। अब आ गए उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पावर, कि पावर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ने वर्क एनर्जी, तो पावर जो है वो वर्क और एनर्जी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हमने अब देखना पावर, पावर होती है मैंने मुक्का मारा तो बड़ा तेज पावर का मुक्का मारा है, ये वो वाला पावर नहीं है कि मेरे पास बड़ी पावर है, मैं किसी को कुटता हूँ तो उसको मज़ा आ जाता है, ये वो वाली पावर नहीं है। ठीक है, कि मैंने मुक्का मारा है मेरे में बड़ी ताकत है, बहुत पावर, नो। ये पावर जो है ये फिजिक्स के अंदर पावर को जो है वो हम और तरीके से डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आप जिस रेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो इसको हम पावर का नाम देते हैं। ठीक है, या पावर जो है इसकी दूसरी डेफिनेशन हम कर सकते हैं आर। पावर इज द मैयर, पावर जो है वो मैयर है ऑफ द रेट एट विच द वर्क इज डन। ठीक है जी, पावर इज ए मैयर ऑफ रेट एट विच द, यानी कि वो रेट के जिसके ऊपर वर्क डन हो, पावर उसका मैयर है। या रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एक काम जो है वो जितने टाइम में हुआ है, यानी कि एक काम जो है वो कितना टाइम ले रहा है, तो वो जितना टाइम ले रहा है उस काम के होने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो मैयर है वो क्या है, वो पावर है। कोई काम जल्दी होता है, कोई काम देर से होता है, कितना टाइम लगता है किसी काम को होने को, तो वहां से हमें पता चलता है कि पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, कितनी तेजी या कितनी जल्दी से काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हमने स्टडी करनी है। ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला जो पावर का होता है P/W/T। W जो है वो वर्क डन है और T जो है वो टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखें आप एवरेज पावर, एवरेज पावर, अगर क्वांटिटी ऑफ वर्क डन जो है वो किसी टाइम इंटरवल टी के अंदर, यानी कि हमारे पास पी एवरेज जो है वो क्या है, वर्क ओवर टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ टाइम इंटरवलों के अंदर मुख्तलिफ वर्क डन जो हो रहा होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एवरेज जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा W ओवर डेल्टा T। वो जो उन टाइम इंटरवल्स के अंदर वर्क डन हो रहा है उस सब का हमें एवरेज जो है वो निकालनी पड़ेगी, ताकि हमें पता चले कि वो जो वर्क डन एक टाइम इंटरवल के अंदर हो रहा था वो टोटल वर्क डन उन टाइम इंटरवल्स के अंदर कितना हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब वर्क डन हो रहा है, आप कहते हैं जी 1 सेकंड में हुआ, 2 सेकंड में हुआ, 3 सेकंड में हुआ, 4 सेकंड में हुआ, 5 सेकंड में हुआ, 7 से। अब इसके अंदर जो पावर है, ठीक है, इनमें 1 सेकंड में जो वर्क हो रहा है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, ये सब में वर्क डन जो हो रहा है इंटरवल्स के अंदर ये डिफरेंट है। तो अगर आपको कहा जाए कि 1 सेकंड से 7 सेकंड तक निकालो को कितना वर्क डन हुआ है, तो फिर आपको इसकी एवरेज जो है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंटरवल के अंदर वर्क डन जो हो रहा है वो डिफरेंट है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज पावर। उसके बाद इसके अंदर एक और डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि हर इंस्टेंट के ऊपर, या लिमिटिंग वैल्यू जो है हर इंस्टेंट, यानी कि 1 सेकंड इंटरवल में कितनी पावर थी, 2 सेकंड इंटरवल में कितनी पावर थी, 3 सेकंड इंटरवल में कितनी पावर थी, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड में, इन इंटरवल में अंदर कितनी पावर थी। अगर ये इंटरवल्स हम बहुत स्मॉल कर दें, इनके अंदर डिफरेंस देखें बहुत स्मॉल है, 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं पी इंस्टेंटेनियस, लम्हाती पावर, हर लम्हे के ऊपर। लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी। आप देखेंगे हमने ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर दिया, इतना स्मॉल कर दिया कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, यानी कि हर इंस्टेंट के ऊपर आपके पास जो है वो कितनी पावर है, उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें कि जो एसआई यूनिट है पावर का वो क्या है। एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो P जो है वो W व T के बराबर होता है। तो W को हम मेजर करते हैं जूल में और T को सेकंड में, ठीक है। तो इसकी जूल पर सेकंड, या हम कह सकते हैं कि जूल सेकंड इनवर्स इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जूल सेकंड इनवर्स को हम कहते हैं 1 वाट, और इसको जूल सेकंड इनवर्स को लिखते हैं 1 वाट, 1 W, ठीक है। 1 वाट पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने जो है वो आगे एक और चीज़ प्रूफ करके देखनी है, वो हमने प्रूफ करना है कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये पावर की एक और डेफिनेशन है कि पावर जो है ये प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और वेलोसिटी का, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन, यानी कि हमने प्रूव करना है कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। पावर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। अगर एक कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करे जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो पावर जो है वो सप्लाई होगी इस बॉडी को, ठीक है। जाहिर बात है फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर और बॉडी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो पावर जो है वो उस बॉडी को सप्लाई हो रही है, पावर जो है उस बॉडी को दी जा रही है, ठीक है। इफ कांस्टेंट फोर्स F acts on the body which is moving with a constant velocity, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो इसको जो पावर डिलीवर हो रही है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, इंस्टेंटेनियस पावर, वो कितनी होगी, लिमिट डेल्टा t गोज टू 0, डेल्टा w और डेल्टा t। ये पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर इसको डिलीवर हो रही है इस बॉडी को, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें डेल्टा W जो है वो F डॉट डेल्टा D के बराबर होगा। ये वैल्यू उठा के डेल्टा W की इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दें।
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P मेरे पास F डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। तो आप देखें कि F डॉट डेल्टा डी लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो लिमिट ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास वेलोसिटी v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू v। व्हाट इज दिस? दिस इज ए वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वैल्यू इधर पुट करें तो P इज इक्वल टू F डॉट V। तो पावर को हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि पावर जो है वो क्या है? पावर इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर जो है वो क्या है? वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी की। ये एक और डेफिनेशन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क भी डेफिनेशन है, ठीक है। वो रेट जिसके ऊपर काम हो रहा है दैट इज आल्सो डेफिनेशन। और ये भी डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आप देखें कि वहाँ यहाँ पर कमर्शियल यूनिट जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। commercial unit of electrical energy। तो हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसको कहते हैं किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 किलोवाट क्या है? 1 किलोवाट वर्क डन है इन 1 आवर बाय एनी एजेंसी। यानी कि कोई एजेंसी अगर 1 किलोवाट वर्क डन करती है, ठीक है, 1 आवर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर, ये हमारे पास 1000 किलो किसके बाद होता है? 1000 वाट के बराबर। और 1 आवर मल्टीप्लाई बाई 1 आवर, ठीक है जी। तो 1 किलोवाट आवर 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर के अंदर कितने? 60 ज़रब 60 3600 सेकंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर हमारे पास आ जाएगा 3.6, बल्कि इसको पहले लिखें कि इसको ज़रब दे दें तो ये 36 और आगे 4 सिफर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सिफरे आ जाएंगे। ये जूल वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। कैसे? देखें, पावर क्या होती है? W/T। W जूल सेकंड, ठीक है, और पावर वाट। तो वाट बराबर है जूल सेकंड के, ठीक है। तो जूल किसके बराबर हुआ? वाट सेकंड के। तो हमारे पास ये वाट सेकंड ही आ रहा है तो ये जूल के बराबर हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर आपके पास 3.6 ज़रब 10 की ताकत 5
जूल जो है वो आ जाएगा। ये शायद किस तरफ लेके जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जूल के, 1 मेगा जो है वो 10 की पावर 6 के बराबर जो है वो होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर है। ठीक है, तो आपने ये इस तरह इसको प्रूव करके दिखाना है। अच्छा जी, अब आ रहे हैं आपके डायमेंशंस क्या होती हैं पावर की। डायमेंशंस ऑफ पावर। तो हमें पता है कि पावर जो है वो एफ वी के बराबर होता है। एफ बराबर होता है न्यूटन सेकंड लॉ एम ए के, और वी बराबर होता है डी ओवर टी के। एफ बराबर एम ए वी डी ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ए यहाँ पर बराबर होता है वी ओवर टी के, तो ए हो जाएगा इसमें डी ओवर टी, तो ए हो जाएगा डी ओवर टी स्क्वायर। तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डी ओवर टी स्क्वायर और डी ओवर टी, तो पी आ जाएगा हमारे पास एम डी स्क्वायर ओवर टी क्यूब। तो पावर हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब। दीज आर द यूनिट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ पावर। तो सिंपली हमने इसको एफ पी इज इक्वल टू एफ वी से जो है वो कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है जी, अब हमने जो वर्क डन था उससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस कर लिया। वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन विद वेरिएबल फोर्स, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम चूंकि ये वर्क एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अब जो दूसरा पोर्शन है हमारे पास यहाँ पर, वो दूसरा पोर्शन हमारे पास यहाँ पर है एनर्जी का, कि एनर्जी क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या आपका वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी द एबिलिटी ऑफ डू वर्क। ये वो वाली एनर्जी नहीं है जो आप कहते हैं भाई बड़ा काम कर लिया आज, उफ एनर्जी बहुत ज़ाया हो गई है, अब तो कोई 5-6 पराठे और कोई इस तरह की चीज़ें खाऊंगा तो मेरे में एनर्जी आएगी। ये वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कितनी एबिलिटी है। तो वो वर्क करने की जो एबिलिटी है उस ऑब्जेक्ट की, वो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कहलाती है, कि वो ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डूइंग वर्क। अगर एनर्जी को हम डिफाइन करें, द एबिलिटी and capacity of the body to do work is called energy। इसको हम एनर्जी का नाम देते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कितना वर्क डन कर सकती है या उसमें कितना काम करने की कैपेसिटी है। तो काम करने की कैपेसिटी या काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी का नाम देते हैं। एक बंदा जो है वो कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह घसीट रहा है, तो अब क्या कर रहा है, वो वर्क डन कर रहा है, क्योंकि कुर्सी को घसीटते हुए कुर्सी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और उसके ऊपर फोर्स भी लगा रहा है। अब ये उसको घसीटना जो है वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। अब वो इसका ये वर्क डन करना जो है ये इसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना वर्क डन कर सकता है, कब तक, कहाँ तक उस कुर्सी को
घसीट सकता है। तो जहां तक उसने उस कुर्सी को घसीटा ये उसकी वहां तक एबिलिटी है, उसकी एनर्जी थी, ठीक है, उतनी एनर्जी से उसने कुर्सी को घसीटा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गया। लेकिन जब वो घसीट कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले गया तो अब क्या है, ये एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी उस कुर्सी के अंदर, जब उसने उसको उठा कर घसीट कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो लेके गया। तो हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ पर हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी की दो किस्में होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरे को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज होती हैं। दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं और एक को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। अब हमने ये हमारे पास जो दो फॉर्म्स हैं, इधर आप एक और इजाफा कर लें, जिससे आर द फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल, मोशन की वजह से, मैकेनिकल वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, या द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बॉडी के पास जो एनर्जी है उसकी मोशन की वजह से, जब कोई बॉडी मूव करने लगती है तो उसके पास एनर्जी आती है, ठीक है, मूवमेंट की एनर्जी आती है। वो जो मूवमेंट की एनर्जी है उसके पास, उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। द एनर्जी possessed by a body due to its motion is known as काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की जो एक कार रोड के ऊपर खड़ी है, उसको आप उसका इंजन स्टार्ट करते हैं और वो गाड़ी मूव करना शुरू कर देती है। अब हम कहेंगे कि भाई इस गाड़ी के पास कौन सी एनर्जी है, तो आप फौरन जवाब देंगे कि इस गाड़ी के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रही है। तो मूवमेंट के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। मूवमेंट के लिए, यानी कि मूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम दें। आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर से उठ के खड़े होते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, तो अब आपके पास कौन सी एनर्जी है? पहले आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी जब आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन जब आप उठे और उठने के बाद आपने चलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है? वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हमेशा किसी बॉडी की एनर्जी उसकी मोशन की वजह से जो होती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। अब आप देखें कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। यहाँ पर m क्या है? ये मास ऑफ बॉडी है और v क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, यानी कि वो वेलोसिटी जिसके साथ के बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है।
उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी फॉर्म जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड और बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप सिंपल इसकी कंस्ट्रेंट स्टेट को रहने दें, आप सिंपली ये कहें कि द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as potential energy। तो अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हैं, ठीक है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं। अभी इस वक्त आपकी एनर्जी कौन सी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपकी एक पोजीशन है। एक किताब जो है वो मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो किताब मूव तो नहीं कर रही, लेकिन वो मेज़ के ऊपर किसी हाइट पे पड़ी हुई है, तो उसकी क्या है इस वक्त? उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोजीशन की वजह से। तो जो पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम जो है वो देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो हमारे पास फार्मूला होता है mgh। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, और h जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। किताब मेज के ऊपर पड़ी हुई है, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ से किसी आप हाइट के ऊपर हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पर यूनिट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जो है SI यूनिट ऑफ एनर्जी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास होता है जाउल, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एनर्जी जो है वो वर्क डन ही होती है, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास जूल के बराबर है। अब जो हमारे पास इसकी मिसालें आप ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट है तो यार, ये 1-2 मिनट का रह गया बस लेक्चर, फिर उसके बाद मैं क्विट कर जाता हूँ, ठीक है। आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें एक एग्जांपल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर होती है। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये दो हमारे पास मिसालें हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी मिसालें हैं जिनसे हम पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर कल जो है हमने यहाँ पर ये एनर्जी की फॉर्म जो है उनको स्टडी कर लिया, तो कल जो है फिर वो हम स्टडी करेंगे इसको इंशाल्लाह वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को स्टडी और सेम टाइम ही होगा आपका, बहरहाल आपकी बाकी दूसरी क्लासें तो नहीं हो रही होगी आपकी, तो यही 10:30 का टाइम होगा, 10:30 से 11:10 तक जो है वो आपकी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो मुझे ज़रा इसका स्क्रीन शॉट ले लेने दें, फिर उसके बाद आप क्विट कर दीजिएगा पेश।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखें। तो कल फिर हम जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। मैं आप क्विट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।